Hello everyone. This is Minu Arora, PGT Physics from Government Senior Secondary School Boys Civil Lines, Gurugram. So students, जैसे कि हमने अपने previous lecture में करा था class 11th Physics NCERT chapter number 5 and that was laws of motion. उसमें हमने laws of motion का first part करा जिसमें हमने कुछ topics cover करे थे. They were Newton's all the three laws of motion, Newton's first law, Newton's second law and Newton's third law of motion. And in addition to that, हमने वो terms करी जो हमें उन laws में use करनी थी. They were very important, like inertia we discussed, its applications we discussed. फिर हमने उसके साथ साथ momentum भी करा था जो कि हमें Newton's second law में भी use करना था. आज उसी chapter को continue करेंगे. So today we will be doing the second part of the same chapter, that is laws of motion. So let's see what are the topics that we will be covering today. So here we are going to start with the second part of our chapter number 5, laws of motion. Part 2 we will be doing today. Let's see the topics that we are going to cover. Today we will be doing the first topic, that is impulse. इम्पल्स करेंगे, फिर हम उसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम करेंगे. इम्पल्स देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय इम्पल्स, ये क्या होती है, कैसे यूजफुल है. एंड फिर उससे रिलेटेड ही हमारे पास टॉपिक आ जाएगा आगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. फिर उसके बाद इस इम्पल्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस करेंगे विच आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली रूटीन. Then we will do law of conservation of linear momentum. This is also a very important topic, and along with that we will be discussing its applications also. And at last, to check our knowledge, we will be having some practice questions. So let's start with the first topic of today, and that is impulse. Impulse को हम symbol I से denote करते हैं. But what is impulse? Impulse is basically related to the word impact. पर किसका impact? Impact of force. आपने देखा होगा कि जब हम कभी किसी बॉल को किक करके छोड़ देते हैं तो वो बॉल कुछ टाइम तक अपने आप मोशन में रहती है. आपने तो एक बार फोर्स लगाई, उसके बाद तो फोर्स नहीं लगा रहे, आपने जस्ट किक करा एंड यू रिलीज्ड योर फोर्स. उसके बाद भी वो बॉल कुछ टाइम तक मोशन में रहती है, तो दैट मीन्स हमारी फोर्स का इफेक्ट उसके ऊपर कुछ टाइम तक रहता है. अब वो जो इफेक्ट रह रहा है, दैट इफेक्ट डिपेंड्स कि हमने फोर्स कितनी लगाई है और वो कितनी ज्यादा देर तक मोशन में रहती है. ज्यादा टाइम तक मोशन में रहेगी तो इसका मतलब हमारी फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है. जल्दी रुक जाएगी तो इसका मतलब हमारी फोर्स का इम्पैक्ट कम है. So that total effect of force is known as impulse. So that is what we have written here. Impulse of a force is a measure of total effect of the force. उसका total effect का measurement जो है फोर्स की, दैट इज नोन एज इम्पल्स. तो इसको हम फिर मैथमेटिकली कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोर्स कितनी हमने अप्लाई करी उस पर डिपेंड करेगा, कितने टाइम के लिए बॉडी मोशन में रही उस पर डिपेंड करेगा. सो दैट्स व्हाई मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरेज फोर्स, नॉट ओनली द फोर्स, एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. सो इम्पल्स आई, इट इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. The question is कि why we have taken average force here? Because जब आपने एक बार बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उसके बाद आपने अपना उस फोर्स को कंटिन्यू करने के लिए, उस फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं करी. तो दैट मीन्स इस फोर्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो दैट फोर्स इज चेंजिंग नाउ, इट इज अ वेरिएबल फोर्स. तो जब भी कोई क्वांटिटी चेंज होती है हम हमेशा उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर एवरेज फोर्स. इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब इसको हम एक और क्वांटिटी से भी रिलेट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. न्यूटन सेकेंड लॉ हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं अपने, एंड दैट वाज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. That is F vector is equal to dp vector by dt. यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो you can write F vector into dt is equal to dp. Now this is force into time, but small time. तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है स्मॉल टाइम के लिए, पर अगर हम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होल टाइम के लिए कैलकुलेट कर ले तो वो इम्पल्स बन जाता है. तो इसलिए टोटल टाइम के लिए निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे. बिकॉज यू नो अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू हो तो टोटल वैल्यू के लिए वी मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर dt की इंटीग्रेशन इक्वल्स टू dp की इंटीग्रेशन, बट विद इन लिमिट्स. इनिशियली टाइम टेकन
was 0 and finally जो impact रहा force का that is suppose for time t और initially जो momentum थी body के पास suppose it is p1 vector and finally it gains momentum p2 vector. So now this f is not constant, you cannot take it outside और integration with respect to t है तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि अगर यहाँ t है तो यहाँ t के टर्म्स में कुछ होना चाहिए या फिर ये कांस्टेंट होना चाहिए, बट आई टोल्ड यू कि हम इम्पल्स में हमेशा एवरेज फोर्स लेते हैं, तो इसलिए वी विल बी रिप्लेसिंग दिस फोर्स एज बाय एवरेज फोर्स FAV. FAV is the constant average force during this time. Then FAV average तो हमेशा कितनी भी वैल्यूज हो उनकी एवरेज तो एक ही आती है, that means it is constant. तो यहाँ से हम f एवरेज बाहर ले लेंगे, यहाँ dt की इंटीग्रेशन t आ जाएगी और उसकी लिमिट्स 0 to t, इधर dp की इंटीग्रेशन p हो जाएगी और उसकी लिमिट्स p1 से p2 तक। यहाँ से फिर आप अप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेप दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f एवरेज विद इन ब्रैकेट यहाँ आप यहाँ कह सकते हो कि t माइनस 0 और इधर आ जाएगा p की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज p इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट p2 माइनस p की जगह लोअर लिमिट p1। तो f average into t comes out to be p2 minus p1. p2 minus p1 means final momentum minus initial momentum, or you can say change of momentum. And this f average into t, we have said here that it is nothing but impulse. So you get two relations for impulse. One, it is the product of average force and the time. And secondly, it is equal to change of momentum. So impulse is also measured by total change in linear momentum produced during the impact. अब आपको numericals में, reasoning questions में इन दोनों में से कौन सा formula use करना है वो depend करता है कि हमें क्या quantities वहाँ given है. If we are given something related to force, so obviously we will be using this formula. और अगर हमें बॉडी के सपोज वेलोसिटीज गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बॉडी का मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और मास गिवन है, तो तुम फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं mb और mu फॉर्मूला लगा के, तो वहां से चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा एंड वी कैन कैलकुलेट इंपल्स देन, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द these two relations of impulse. Now comes the next part of impulse, and that is impulse of a force is positive, negative or zero. You can be asked this question that can impulse be negative? Yes. Can it be positive or zero? Yes, it can be. But why? Because here we have said कि impulse is equal to change in momentum. अगर momentum change हो रहा है, change मतलब it can increase, it can decrease. So if there is an increase, then impulse will be positive. If there is a decrease in linear momentum, impulse will be negative. But maybe impulse is constant, it doesn't change. So that means P2 will be equal to P1, then impulse will be 0. So that's why we have said that impulse of a force is positive, negative or 0 according as momentum of the body increases, decreases or remains unchanged. अगर तो body की momentum increase होगी तो P2 minus P1 positive, impulse is positive. अगर decrease होगी P2 minus P1 will be negative, so impulse will be negative. और अगर P2 equals to P1 हो गया, no change in momentum, तो impulse will be 0. And obviously impulse is a vector quantity because impulse is force multiplied by time. Force vector है, vector को किसी scalar से multiply करते तो answer is a vector quantity, and also it is equal to change in momentum. तो momentum भी vector quantity है, so that's why impulse is a vector quantity and its direction is same as that of force. डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डायमेंशनल एनालिसिस में करा हुआ है. आप यहाँ से अगेन यू कैन अप्लाई टू रिलेशंस, फोर्स इनटू टाइम या चेंज ऑफ मोमेंटम. अब मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इंपल्स का भी आ जाएगा. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए l t minus 1. So its dimensional formula is same as that of momentum, ml t minus 1. Now comes the units of impulse. इसके यूनिट्स SI CGS दोनों डिस्कस करेंगे. दो रिलेशंस आपने करें अभी इम्पल्स के लिए, तो इसके दोनों तरह से यूनिट्स लिख सकते हैं. अगर तो मोमेंटम का चेंज आप लेते हो तो इसका यूनिट मोमेंटम वाला हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड. यहाँ से भी कर सकते हो, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड और पावर -1. सो इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड. और अगर फोर्स इनटू टाइम लेते हो तो न्यूटन सेकंड. ये तो ऐसे ही सिस्टम में हो गया. CGS किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा एंड पर सेकंड तो पर सेकंड ही रहेगा. सो CGS यूनिट इज ईदर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और डाइन सेकंड, बिकॉज यू नो CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज टाइम. यहाँ अगर न्यूटन है तो यहाँ डाइन हो जाएगा, तो ये डाइन सेकंड. यहीं से जो अभी हमने करा है that change in momentum P2 minus P1 is equal to F average into T, we get
a very important theorem, that is impulse momentum theorem, nothing new. इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है क्या? इट स्टेट्स दैट द लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग. आपको कुछ लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस करना है, आपके पास एक वैल्यू है कि इतनी मोमेंटम प्रोड्यूस करनी है. सो इट इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू टी. तो यू हैव टू ऑप्शंस. कैसे? या तो ज्यादा फोर्स लगाओ कम टाइम के लिए, या फिर कम फोर्स लगाओ ज्यादा टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 10 into 2. हमने फोर्स लगा दी 10 और वो 2 सेकेंड्स के लिए लगाई, तो ये 20 आ जाएगा आंसर, 10 न्यूटन फॉर 2 सेकेंड्स. और वी कैन से हमने अब ज्यादा फोर्स लगा दी 2 सेकेंड्स के लिए, अब मैंने फोर्स को कर दिया कम, 10 की जगह सपोज आई मेक इट 5. तो अगर ये 5 न्यूटन होगा तो ये 4 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, 10 न्यूटन था तो सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करा, 5 न्यूटन है तो हम उसको 4 सेकेंड्स के लिए करेंगे. या उल्टा भी कर सकते हैं कि 2 न्यूटन है तो उसको 10 सेकेंड्स के लिए कर लो. सो वी कैन the linear momentum can be produced by applying a smaller force for a longer time or by applying a larger force for shorter time, and this is nothing but impulse momentum theorem, or you can say impulse is equal to change of momentum. Now applications of impulse, simple सी applications है, very useful, daily routine में हम apply करते हैं, but maybe कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि why it is happening. So now we will be explaining it. First very important application is a cricketer lowers his hands while catching a ball. You must have seen कि जब भी कोई क्रिकेटर या हम लोग भी जब खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम बॉल को कैच करते टाइम अपने हैंड्स ऐसे पीछे को ले जाते हैं, लोअर कर लेते हैं, ना कि हम ऐसे ऊपर को आगे ले जाके बॉल को कैच करते हैं. वैसे जब हम अपने हैंड्स को ऐसे पीछे को लेके जाते हैं, लोअर करते हैं अपने हैंड्स को, तो वी आर गिविंग मोर टाइम टू द बॉल टू रीच आवर हैंड्स. तो उस बॉल को हमारे हैंड्स तक आने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स उस बॉल की हमारे हैंड्स पे कम लगेगी. अभी हमने करा यहाँ पे कि मोर इज द टाइम लेसर इज द फोर्स, और लेसर इज द टाइम तो मोर इज द फोर्स. तो हमारा मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा टाइम को इंक्रीज करने का. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि जब हम अपने हैंड्स को ऐसे लोअर करते हैं तो वी आर इंक्रीजिंग द टाइम फॉर द बॉल टू रीच आवर हैंड्स. और जब बॉल का टाइम बढ़ेगा तो वो हमारे हैंड्स के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो कम लगाएगी, एंड वी विल गेट लेस हर्ट बाय दैट. सेकेंड एप्लीकेशन इज चाइनावेयर्स एंड ग्लासवेयर्स. दे आर रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ. जितने भी हमारे पास क्रॉकरी आइटम्स हैं, यू मस्ट हैव सीन कि जब भी आप उनकी पैकिंग खोलते हो तो उनके अंदर हमेशा पेपर की या स्ट्रॉ की फिलिंग करी होती है, उनको हमेशा उसके अंदर लपेटा जाता है और फिर पैक करा जाता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हम इन क्रॉकरी वेयर्स को सबको पहले पेपर में रैप करते हैं, उसके बाद यहाँ कार्टन में डालते हैं, और उसके बीच में भी जो स्पेस होता है वहां पे भी पेपर या स्ट्रॉ फिल किया जाता है. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि जब हम ऐसा करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग हियर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. देखो क्रॉकरी आइटम्स ऐसे तो है नहीं कि हमारे शहर में हमारे घर के पास बनी और हमारे घर तक आ गई. इट्स नॉट लाइक दैट. किसी एक जगह पे ये बनती है, किसी एक फैक्ट्री में बनती है, वहां से पैकिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं. एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन दे आर सेंट इन व्हीकल्स, और व्हीकल्स को जब जर्क्स लगते हैं, रोड पे जर्क्स लगेंगे तो वो जर्क की फोर्स इन क्रॉकरी आइटम्स पे भी लगेगी, एंड ड्यू टू दैट these crockery items can break. तो उस ब्रेकेज को कम करने के लिए, उस जर्क की फोर्स को कम करने के लिए हम इन्हें पेपर में या स्ट्रॉ में रैप करते हैं. तो हाउ आर वी डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ जर्क देयर? जब हमने इनको रैप कर दिया तो नाउ व्हाट हैपेंस कि जो नीचे से जर्क की फोर्स आएगी, पहले तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ एक कार्टन है, कार्टन की यहाँ पे जर्क की फोर्स आएगी, फिर अंदर आपने यहाँ पे इसके वॉल्स के साथ ही पेपर या स्ट्रॉ फिल करा है, फोर्स वहां तक जाएगी. फिर आपके पास कोई चाइना वेयर है, फिर उसके अंदर भी पेपर है, फिर उसके आगे नेक्स्ट वाला जो रखा होगा हमने चाइना वेयर, उन दोनों के बीच में भी कोई पेपर या स्ट्रॉ होगा. तो वो धीरे धीरे उस जर्क की फोर्स को पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज बीच में हमारे पास स्ट्रॉ और पेपर आ रहे हैं. तो दिस इंक्रीजेस द टाइम, एंड एज टाइम इंक्रीजेस द फोर्स डिक्रीजेस. सो वो जो जर्क की फोर्स है इन चाइना वेयर्स पे, इन क्रॉकरी वेयर्स पे कम लगेगी, ड्यू टू विच चांसेस ऑफ ब्रेकेज आर लेस नाउ. Next application is the vehicles like scooter, car, bus. They are always provided with shockers. शॉकर्स लगे होते हैं सारे जो हमारे पास ये व्हीकल्स, हमारे स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, बसेस हैं. शॉकर्स क्या होते हैं? जस्ट स्प्रिंग की तरह जो एक पार्ट लगाया जाता है उनके बीच में. अगेन
टू एब्सॉर्ब द शॉक। नाम से क्लियर है, शॉक जो जर्क का शॉक होता है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए शॉकर्स का यूज करते हैं। हाउ सो? उस फोर्स को ये जर्क की फोर्स को ये शॉकर्स डिक्रीज करते हैं अगेन बाय इंक्रीजिंग द टाइम। अब जब फोर्स लगेगी जर्क की नीचे से तो वो हमारे तक, हम व्हीकल के अंदर हैं या व्हीकल के ऊपर बैठे हैं, तो हमें भी अगर वो उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी तो वी विल नॉट बी कंफर्टेबल देयर। तो वो फोर्स को कम करने के लिए हम शॉकर्स का यूज करते हैं। जब जर्क लगेगा तो उस जर्क की जो फोर्स है वो स्प्रिंग वाली स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसे 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 घूम के ऊपर तक आएगी। तो दैट मींस इट इज टेकिंग मोर टाइम। सपोज शॉकर्स नहीं होते तो एकदम से ऊपर आती जर्क की फोर्स तो उसको टाइम कम लगता, अब उसको वो शॉकर के थ्रू आना है, स्पाइरल जैसी जो स्ट्रक्चर है, तो उसके थ्रू आते टाइम इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है, एंड एज टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस, सो it is decreasing that force also. So many other applications are also there. We have discussed a few applications. बाकी आप खुद NCERT में से भी पढ़ सकते हैं, and you get reasoning questions from these applications. Next topic, law of conservation of linear momentum. Very simple, very useful topic. Law of conservation of linear momentum says what? It states that the sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta of the two objects after collision, provided there is no unbalanced force acting on them. दो बॉडीज की मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन होगी वही आफ्टर कोलिजन भी होगी, प्रोवाइडेड कि उन दोनों के ऊपर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही। इसी स्टेटमेंट को शॉर्ट में हम और क्या कह सकते हैं? इट स्टेट्स दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने कहा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो वही चीज यहाँ आ गई, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, बट कौन से सिस्टम की? यहाँ हमने कहा प्रोवाइडेड देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड सच अ सिस्टम इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, और ऐसे सिस्टम की टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो लेट्स प्रूव दिस प्रिंसिपल. We have considered two objects here, A and B, with masses MA and MB. These two objects are initially moving with velocities UA and UB. Here we have shown this is the situation before collision, this is during collision, and this is after collision. जब वो कोलाइड करेंगे तो A B के ऊपर और B A के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। जो A ने B के ऊपर फोर्स लगाई दैट इज FBA, फोर्स ऑफ A ऑन B, एंड जो B ने A के ऊपर फोर्स लगाई दैट इज FAB। A B के ऊपर फोर्स टुवर्ड्स राइट लगाएगा, B A के ऊपर फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगाएगा, एंड ड्यू टू दीज टू फोर्सेस जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगाई उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ड्यू टू कोलिजन। So after collision they start moving with different velocities क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लग चुकी है। तो अब A जो है it starts moving with velocity VA and B starts moving with velocity VB। तो ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज होगी, ये इनिशियल वेलोसिटीज होगी। Now the momenta of ball A before and after collision वो क्या होगा? A का before collision MA UA और आफ्टर कोलिजन MA BA। ऐसे ही B का मोमेंटम बिफोर कोलिजन MB UB एंड आफ्टर कोलिजन इट विल बी MB BB। चेंज इन मोमेंटम ऑफ A ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हो जाएगा तो मोमेंटम कितनी चेंज हुई? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमने कहा A की है MAVA और इनिशियल है MAUA, तो इनको माइनस कर दिया हमने। नाउ इट्स रेट ऑफ चेंज, rate of change of momentum of ball A, it is FAB. By Newton's second law, rate of change of linear momentum is known as force. So rate of change of momentum of ball A की ball की momentum change हुई तो इसका मतलब A के ऊपर B ने force लगाई इसलिए change हुई, तो it is FAB equals to मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम आपने ये निकाला, यहाँ से हम MA कॉमन ले लेंगे, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा VA माइनस UA एंड डिवाइडेड बाय T कर दिया तो ये इसका रेट हो गया। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल B वो क्यों चेंज होगा? जब B के ऊपर फोर्स लगाएगा A FBA इक्वल्स टू, अब इसका चेंज इन मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम mb/vb माइनस इनिशियल मोमेंटम mb/ub, तो mb कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट vb minus ub divided by t. Now these two forces by Newton's third law, they are equal and opposite. That means FAB is equal to minus FBA. FAB की ये वैल्यू पुट कर देंगे, FB की ये BA की ये वैल्यू पुट कर देंगे, बट विद नेगेटिव साइन. तो MA into FAB की वैल्यू ये वाली MA into VA minus UA upon T. This we have used here equals to minus FBA. FBA की ये वैल्यू MB within bracket VB minus UB upon T. यहाँ से T और T दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. And you can operate the bracket here. MAVA ये आ गया minus MAUA ये आ गया equals to minus MBVB. It's a minus minus ये वाला plus हो जाएगा तो plus MBUB. This we are getting. Now जो हमारे पास U वाले टर्म्स है वो हम एक साइड कर लेते हैं, जो V वाले टर्म्स है वो दूसरी साइड कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास ये जो minus MAUA था, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MAUA plus MBUB. This is what we have written here equals to MAVA, ये तो ऑलरेडी पड़ा है, ये माइनस वाला था, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस MBVB. MAUA इनिशियल मोमेंटम ऑफ A प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ B, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ A and B बिफोर कोलिजन equals to MAVA फाइनल मोमेंटम ऑफ A plus final momentum of B, that means total linear momentum of A and B after collision. And this is what we said in principle of conservation of linear momentum, that total linear momentum of two bodies before collision is equal to total linear momentum of two bodies after collision, provided there is no external force acting on the system. तो हमने यहाँ पूरी कैलकुलेशंस में कहीं पे भी बाहर से कोई फोर्स नहीं ली, जो FAB और FBA लिया है वो आपने इन दोनों बॉडीज की ऑब्जेक्ट्स की इंटरनल फोर्स ली है, जो म्यूचुअली वो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट जो हमने इसमें कही थी कि it states that total linear momentum of an isolated system remains constant. That can also be proved very easily by using Newton's second law. By Newton's second law, we have said F vector is equal to dP vector by dt. That is, force is equal to rate of change of linear momentum. And for an isolated system, F vector is 0. यहाँ पे अगर F vector 0 हो जाएगा, तो that means dP vector by dt is 0. Or you can say dP is 0. dP change of momentum is 0. Change of momentum 0 कब आता है? जब momentum change नहीं होता, means momentum is constant. So आपने देखो F equals to 0 से शुरू करा और P equals to constant पर पहुंच गए. That means for an isolated system, total linear momentum remains constant. This proves the law of conservation of linear momentum. Now let's go to the very important applications of this topic. Applications of conservation of linear momentum in our daily lives. ये application already हम कर चुके हैं Newton's third law में, but इसको हम momentum conservation principle से भी explain कर सकते हैं. कैसे? Recoiling of gun. We know कि जब हम यहाँ से ट्रिगर प्रेस करेंगे तो बुलेट के ऊपर गन फोर्स लगाएगा, तो बुलेट will move forward, but it will give opposite velocity to gun, due to which the gun moves backwards and is coming back of gun को हम बोलते हैं recoiling. तो गन रिकॉइल करेगी, इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड होगी, उसको हम मैथमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कैसे एक्सप्लेन करते हैं. सी है, हमने अगर हम ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करें तो वी कैन से टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग. नाउ बिफोर फायरिंग नीदर गन नॉर बुलेट मूव्स. ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं, तो दोनों की मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 होगी, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज 0. एंड आफ्टर फायरिंग, suppose small m and small v, they are mass and velocity of the bullet, capital M and capital V, they are the mass and velocity of gun. So total momentum of bullet and gun after firing, it is mv plus capital M into capital V. यहाँ से capital M into capital V निकालोगे तो it will be minus small m into small v, और capital V कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, that is minus small m small v. Small m small v means momentum of bullet divided by mass of gun. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, v velocity of bullet, bullet moves forward, और negative sign shows that capital V and small v they are in the opposite direction. So that means अगर bullet forward move करेगा तो gun backward move करेगी, that means it recoils. Why it recoils? To keep the momentum
कांस्टेंट। यहाँ पे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करा है, सो दैट्स व्हाई गन रिक्वायर्स, सो दैट मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल applies here. Then second application, it is advised to hold a gun tightly with shoulder while firing. ऐसा हमेशा एडवाइस करा जाता है कि जब भी आप गन से बुलेट को फायर करो तो कभी भी गन अपने हाथों में ऐसे आगे करके नहीं पकड़ो, उसको हमेशा ऐसे टाइटली अपने शोल्डर के साथ कांटेक्ट में रख के फिर फायर करो, बिकॉज हमने अभी यहाँ पे प्रूव करा कि गन रिक्वायर्स, अगर हम उसको एक डिस्टेंस पे रखेंगे गन को ऐसे, तो वो जब रिकॉइल करेगी तो आके हमारे शोल्डर को हिट कर सकती है, जिससे कि हमें चोट लग सकती है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट रीजन इज देयर, व्हाट इज दैट, यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये जो बुलेट के गन की वेलोसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ द गन। ठीक है, ये उसका मास है उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का जो वापस आएगा। जब आपने गन ऐसे दूर पकड़ी है तो इसी को रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगी, बट अगर आपने गन को शोल्डर के कांटेक्ट में रखा है तो मास जिसको की वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगी वो मास इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज गन इज इन शोल्डर विद योर इज इन कांटेक्ट विद योर शोल्डर आल्सो, तो गन के साथ शोल्डर का मास ऐड हो जाएगा, सो दैट मींस दिस मास इंक्रीजेस। अगर ये मास इंक्रीज हो गया तो उसको जो रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगी वो कम मिलेगी, सो दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज एडवाइज्ड टू होल्ड अ गन टाइटली विद आवर शोल्डर व्हाइल फायरिंग। मोर इज द मास, लेसर इज द वेलोसिटी, एंड we get less hurt. Next application, that is water hose. तो water hose में भी आपने देखा होगा कि जब पानी होज से यहाँ से बाहर आता है, बहुत तेज मोमेंटम से आता है, हम अब सब जगह यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जितनी मोमेंटम फॉरवर्ड वाली बॉडी की है उतनी ही मोमेंटम दूसरी बॉडी की होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर कि यहाँ से पानी की जितनी मोमेंटम होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही इस वाटर होज की होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल आर होल्डिंग इट टुगेदर सो दैट they can stop it from moving backward, they can hold it easily. So again, principle of conservation of linear momentum is applied here. Next application, rocket gains momentum in the upward direction, the hot gases they gain same momentum in the downward direction. इसके लिए भी हम same principle ये गन और बुलेट वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे before this flight of rocket was at rest, gases were at rest, the total linear momentum before flight is 0. After flight, suppose gases की momentum है mv, rocket की momentum है capital M capital V, तो यहाँ से same वही चीज यूज हो जाएगी। तो जितनी मोमेंटम गैसेस की डाउनवर्ड्स है उतनी मोमेंटम रॉकेट की होगी अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो जब गैसेस डाउनवर्ड जाएंगी तो वो उतनी मोमेंटम रॉकेट को देंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू विच द रॉकेट मूव्स अपवर्ड्स। Some more questions based upon the topics we have done today. First is, if the half-back experienced a force of 800 Newton for 0.9 seconds to the north, then find the impulse. तो जब भी हम कोई ऐसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो वी ट्राई कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, और फिर हम उनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला सोचते हैं। वी विल राइट द फॉर्मूला, देन वी विल कैलकुलेट इट। तो अब हमें क्वेश्चन में देखो फोर्स गिवन है 800 न्यूटन, टाइम जिसके लिए ये एक्ट कर रही है दैट इज 0.9 सेकेंड्स। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इम्पल्स। तो एज आई टोल्ड यू कि जो गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली इम्पल्स का फॉर्मूला सोचो। तो हमें फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम इम्पल्स का फॉर्मूला लेंगे फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 800 न्यूटन है, टाइम की वैल्यू 0.9 सेकेंड्स है। हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे m इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज ऑफ मोमेंटम वाला, बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ भी रिलेटेड टू वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो 800 into 0.9, when you solve it, this answer comes out to be 720 Newton seconds. तो या तो हम कहेंगे कि impulse was this much, या हम ये कह सकते हैं कि momentum change कितना हुआ, 720 kilogram meter per second. Next question. A 0.10 kilogram model rocket's engine is designed to deliver an impulse of 6 Newton second. If the rocket engine burns for 0.75 seconds, what is the average force that engine produces? ठीक है, तो हमारे पास देखो इंजन का जो मास है वो गिवन है और कहता है कि ये कितनी इम्पल्स देता है,
6 न्यूटन सेकेंड। तो आपको इम्पल्स गिवन है, आपको मास गिवन है एंड इट बर्न्स फॉर 0.75 सेकेंड्स, दैट मींस टाइम इज गिवन। हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है, इम्पल्स इज देयर, टाइम इज देयर, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स। मास गिवन है, उसका कोई यहाँ यूज नहीं होता, बट हो सकता था कि वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा जाता तो तब ये मास हम यूज करते। So impulse is again average force into time. Impulse is given to be 6 Newton. Average force हमें निकालनी है. Time for which it is acting is 0.75 seconds. So यहाँ से F आ जाएगा 6 upon 0.75. When you solve it, this answer will come out to be 8. Force है तो it will be in Newton. So force was given, time was given और हमें कैलकुलेट करना था एवरेज फोर्स। ये हमेशा स्टेप्स होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कि पहले गिवन वैल्यूज लिखो, फिर फाइंड आउट जो करना है वो लिखो, फिर फॉर्मूला यूज और फिर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet traveling at 500 meter per second is brought to rest by an impulse of 50 Newton second. A bullet traveling at, उसकी initial velocity आपको given है 500 meter per second and it is brought to rest, मतलब उसकी final velocity 0 by an impulse of 50 Newton second. Impulse इतना लगाया, तो you are given U, V, I. What is the mass of the bullet? अब आपको मास निकालना है, अब आपको U और V गिवन है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला हम फोर्स वाला नहीं, अब मोमेंटम वाला यूज करेंगे। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम और चेंज ऑफ मोमेंटम, m इंटू डेल्टा v। m इंटू डेल्टा v मीन्स m इंटू v माइनस u। तो v हमारे पास यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड और v होगा 0। ये शॉर्ट में हमने उसको v लिखा, बट अब अंडरस्टूड है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ से देखो इम्पल्स इज 15 न्यूटन सेकेंड, बट वी आर टेकिंग इट माइनस 15 न्यूटन सेकेंड बिकॉज हेयर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। तो वी सेड कि जब मोमेंटम डिक्रीज हो तो जो इम्पल्स है वो नेगेटिव होती है। तो ये -50 इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u। v फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस u इज 500 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेटेड टर्म को, ये -500 आ जाएगा, इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो m विल बी 50 न्यूटन सेकेंड या 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये यहाँ से हमारे पास 500 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास मास आ जाएगा सॉल्व करके 0.1 किलोग्राम बिकॉज इट विल बी 50 अपॉन 500। तो यहाँ से 0 कट जाएगी, 5 by 50 दैट इज 0.1 किलोग्राम, इतना मास आ जाएगा। Then next question is, when a man jumps out of a boat to the shore, the boat is pushed slightly away from the shore. जब हम बोट से बाहर को निकलते शोर की तरफ, तो जो बोट है वो थोड़ी सी पीछे को चली जाती है। मीन्स जितना मोमेंटम हमें फॉरवर्ड मिला था उतना मोमेंटम बोट को बैकवर्ड मिला। एंड इट इज बेस्ड अपॉन विच लॉ? इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ। A system free from an external force, जिस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, हमने अभी करा वो, that is known as an isolated system. Newton second is the SI unit of what? Which quantity? Newton second। जब नाम पता चले तो यहाँ इन यूनिट्स को देखो, ये किस किस के यूनिट है। Newton is the unit of force and second is the unit of time. So it will be force into time and force into time we have done. This is impulse. So Newton second is the SI unit of impulse. Rate of change of momentum is called dash and change of momentum is called dash. इसमें रेट है, इसमें सिर्फ चेंज है। जब भी किसी क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट बन जाता है। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम p2 माइनस p1 अपॉन t या dp by dt दैट इज फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम वो आपने अभी करा है आज, दैट इज इम्पल्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पल्स। That's all for today's lecture. आज हमने इम्पल्स करा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम करा, इम्पल्स की एप्लीकेशंस, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करा और उसकी एप्लीकेशंस और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स जो आज हमने करे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से समझो, इन्हीं टॉपिक्स को अपनी बुक से भी पढ़ो और इसके बेस पे इनके एप्लीकेशंस, इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों की एप्लीकेशंस के बेस पे आप जो रीजनिंग क्वेश्चंस है वो करो बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में से हमेशा उनमें से क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग फॉर्म में ही आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।